हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी का हम 4th यूनिट का रिवीजन करेंगे। रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामीण और शहरी परिवर्तन, इसका हम रिवीजन करेंगे। सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कोर्स 1000 रुपये का है उसको आप जो 1000 रुपये का है वो अभी अगर आप परचेज़ करते हैं 20% ऑफ के साथ आपको 800 में पड़ेगा। आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ में PDF भी ऐप में ही देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो ज्वाइन कर सकते हैं उसको आप फ्री में अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट पाने के लिए। तो जो 4th यूनिट है जिसमें ग्रामीण और शहरी परिवर्तन, उसका हम रिवीजन करेंगे। इसमें पहले हम ग्रामीण का देखेंगे। जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण और कृषक समाज, रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, इसमें जो ग्रामीण समाज है उसमें जो सामाजिक संबंध और परंपराएं हैं उसमें मुख्यतः कृषि प्रधान होती है, कृषि पे आधारित होती है। जो सामाजिक संबंध बनते हैं, जो परंपराएं होती हैं वो कृषि पे आधारित होती हैं। इसमें कृषक समाज में श्रम, भूमि, जो ऑनरशिप है भूमि की, उत्पादन की भूमिकाएं अहम होती हैं। इनसे संबंधित समाजशास्त्री लुइस डुमंट, उन्होंने जाति और ग्रामीण समाज पे अध्ययन किया है। लुइस डुमंट को आप एक बार गो थ्रू कर लें। MN श्रीनिवास, इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का अध्ययन किया। डोमिनेंट कास्ट जो कंसेप्ट दिया है, संस्कृताइजेशन, कैसे जो निम्न संस्कृति के या निम्न वर्ग के जो लोग हैं, निम्न जाति के, वो उच्च वर्ग की संस्कृति को सीखते हैं, अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी दूसरों की उच्च वर्ग की संस्कृति को सीखते हैं। तो इस तरह से उनका क्या होता है, संस्कृताइजेशन होता है। तो ऐसे ही वेस्टर्नाइजेशन है, ये भी MN श्रीनिवास का कंसेप्ट है। MN श्रीनिवास का कंसेप्ट कास्ट एंड क्लास, ग्रामीण सामाजिक संरचना, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग की भूमिका पे ध्यान दिया है। भारतीय ग्रामीण संरचना में डोमिनेंट कास्ट का भी महत्व है। तो जो भारतीय ग्रामीण समाज की उन्होंने संरचना का अध्ययन किया, उसमें डोमिनेंट कास्ट, उस पे डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया है। RK मुखर्जी, ये भी ग्रामीण समाज से संबंधित इन्होंने अध्ययन किया। ग्रामीण समाज, उसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक जीवन की, जो ग्रामीण समाज है, कृषक समाज है, उसमें आर्थिक और सामाजिक जीवन की संरचना का उन्होंने विश्लेषण किया। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं उनके कंसेप्ट, ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने आर्थिक, लोगों का जो आर्थिक और सामाजिक जीवन है उसका उन्होंने अध्ययन किया। ग्रामीण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये RK मुखर्जी के कीवर्ड्स हैं। तो जिन्होंने ग्रामीण समाज, जो ग्रामीण समाज और कृषक समाज है, उनसे संबंधित अध्ययन किया है। लुइस डुमंट, उसको पढ़ लें, MN श्रीनिवास के बारे में, और RK मुखर्जी। आगे हैं जाति जनजाति बस्तियाँ, कास्ट ट्राइब सेटलमेंट। जो कास्ट हैं, जो कास्ट या ट्राइब हैं, जनजाति हैं, उनकी बस्तियाँ, उनकी सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। जाति और जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक संबंध जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख होते हैं, उनकी संरचना, उन जनजातियों की जो संस्कृति है, उन संस्कृति के पहलुओं पे ध्यान देना, उन पहलुओं का अध्ययन करना। उनसे संबंधित GS गुरे, इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था और जनजातियों का अध्ययन किया। जाति व्यवस्था को वो समन सामाजिक ढांचा कहा है। जो जाति व्यवस्था है वो समन सामाजिक ढांचा, ये टर्म दी है। हिंदू जाति व्यवस्था का हिस्सा कहा है किसको, जनजातियों को। ये कहते हैं कि जो जनजातियां हैं, जैसे जो जनजातियां हैं, तो जो ये जनजाति हैं, तो इसमें ये बहुत बड़े लेवल पे हिंदू जातियां हैं।
तो ये इसमें क्या है, मर्ज हो जाती हैं। तो इनको सभी को हमें हिंदू जाति की तरह ही देखना चाहिए। हिंदू का ही मतलब एक रूप है, हिंदू जातियों का ही एक रूप है जो जनजाति हैं। तो ये इसको मर्ज करके देखते हैं, जनजातियों को हिंदू जाति में ही मर्ज करते हैं, उस तरीके से वो अध्ययन करते हैं। इनका जो कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट, जाति का समाजशास्त्र, जनजाति और हिंदूकरण, ट्राइब एंड हिंदुजेशन, जाति और संस्कृत परंपरा, कास्ट एंड संस्कृत ट्रेडिशन, जाति और जनजातियों की सेटलमेंट की और जो बात करते हैं वो है बेरियर एल्बिन, जीएस गुरे और बेरियर एल्बिन। जीएस गुरे कहते हैं कि जो जनजाति है वो जाति में ही, हिंदू जाति में ही मर्ज होगी, तो वो उसको मर्ज करते हैं कि हिंदू उसमें उसी में ही उसको मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि उनका भी रहन सहन उन्हीं के जैसा होता है। तो जो बेरियर एल्बिन कहते हैं वो कहते हैं कि जो जनजाति है उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए, वो उसको इनके बीच में मर्ज नहीं करना है, जाति दूसरी जो हिंदू जाति है उसमें मर्ज नहीं करना है। इनकी अपनी खुद की पहचान है, खुद की उनकी संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति है, तो इनको अलग से संरक्षण मिलना चाहिए, इसकी अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। इसको इस मुख्य धारा में शामिल ना करके बल्कि इनको ऑटोनोमस ही मानना चाहिए। तो बेरियल एल्विन और जीएस गुरे जो है वो इस मत से डिफरेंट है, जो कहते हैं कि जो जनजाति हैं उनके स्वायत्त, उनकी ऑटोनॉमस जीवन और उन्होंने उनकी सांस्कृतिक जो विशिष्टता है उस पर ध्यान दिया है कि उनकी अपनी संस्कृति है, जो जनजाति अपनी उनकी संस्कृति है। उनका मानना था कि जनजातियों की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी उनकी जीवन शैली होती है, तो हमें उनको संरक्षित करना चाहिए। उन्होंने आइसोलेशन पॉलिसी, अलगाव नीति का समर्थन किया है, आइसोलेशन पॉलिसी का, जिसमें जनजाति जो है उनको इस मुख्य धारा में शामिल करने की बजाय इसमें मुख्य धारा में शामिल ना किया जाए, बल्कि उसकी ऑटोनॉमस, उसकी स्वायत्ता को बनाए रखा जाए, जिसमें उसका सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता है उसको महत्व मिले। जनजातियों को ये अलग रखने की बात करते हैं, उसीलिए वो आइसोलेशन पॉलिसी की, अलगाव नीति का समर्थन करते हैं। इनसे संबंधित कंसेप्ट है नेचुरल लाइफ का समर्थन। ये जनजातियों का जो नेचुरल लाइफ है उसका समर्थन करते हैं। जनजातीय अधिकार और संरक्षण, पंचशील जो सिद्धांत है, ट्राइबल पंचशील, इस सिद्धांत में जो जवाहरलाल नेहरू है उनके साथ मिलकर जो पंचशील नीति का सुझाव दिया, उन्होंने पंचशील नीति का सुझाव देते हैं, जिसमें जनजातियों की संस्कृति और उनके जीवन शैली के संरक्षण के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो ट्राइबल पंचशील नीति जो को सुझाव दिया, उसमें उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके संरक्षण के लिए, जैसे जनजातियों की भूमि और वन संसाधनों की रक्षा होनी चाहिए, उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा जाए, जबरदस्ती उनमें बदलाव ना थोपा जाए, बल्कि उनका धीरे धीरे विकास होने दें, उनको जबरदस्ती बदलाव की तरफ ना लेके जाएं, वो उनका धीरे धीरे विकास जो है वो होता जाएगा और होने दें। जनजातीय नेताओं के माध्यम से उनका प्रशासन, जो जनजातियों के अपने मुखिया होते हैं उनके माध्यम से उन पर प्रशासन किया जाए, बाहरी लोगों से जनजातियों को शोषण से बचाया जाए। तो ये पंचशील जो सिद्धांत है, जो नीति है, उसमें ये सुझाव दिए गए हैं बेरियर एल्बिन के द्वारा। तो जनजातियों की सेटलमेंट की बात करते हैं जीएस गुरे। जीएस गुरे कहते हैं कि जो जनजाति है उसको हिंदू में ही मर्ज कर देना चाहिए, हिंदू जाति में ही मर्ज कर देना चाहिए, मर्ज हो जाती हैं वो उसी में ही। और बेरियर एल्बिन कहते हैं कि ये अलग अलग हैं दोनों, हिंदू जाति जो है वो अलग है और ट्राइब जो जनजाति है वो अलग है, इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, एक अलग पहचान है। इसके अलावा जो अग्रेरियन सोसाइटी, अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर समाज का, जो कृषक समाज है उसका सामाजिक संरचना और एमिग्रेंट क्लास रिलेशनशिप, जो उभरते वर्ग संबंध है उनसे, जो कृषक समाज है उसका जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित इसमें बात करेंगे कि जो भूमि स्वामित्व है, जो भूमि के ओनर होते हैं, काश्तकारी उत्पादन संबंधों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के जो वर्ग संबंध विकसित हुए, किसके कारण, जो भूमि स्वामित्व है और काश्तकारी उत्पादन के जो संबंध होते हैं उस कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संबंध विकसित हुए, उसमें जो उभर कर आया पूंजीवादी और सामंतवादी ढांचा, इससे जो उभर कर आया पूंजीवादी और सामंतवादी ढांचा उभर कर आया है, किससे, भूमि स्वामित्व से, काश्तकारी व्यवस्था से और उत्पादन के जो संबंध हैं उन कारणों से ये जो वर्ग निकल के आए, पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था आई।
इससे संबंधित जो अध्ययन किया है जिन समाजशास्त्रियों ने, आंद्रे बेते ने कृषि सामाजिक संरचना और उसके वर्ग का, जो कृषक सामाजिक संरचना है, उभरते जो वर्ग हैं उनका अध्ययन किया है। उसमें भूमि और श्रम संबंधों के आधार पर ग्रामीण वर्गों की संरचना, भूमि और वर्ग संबंध, लैंड एंड क्लास रिलेशंस, जाति और वर्ग के बीच में आपसी संबंधों का अध्ययन किया, जाति और वर्ग, कास्ट एंड क्लास नक्सस, असमानता, ग्रामीण समाजीकरण, रूरल सोशलाइजेशन, जाति और वर्ग, कास्ट एंड क्लास नेक्सस। ये आंध्र बेतई ने जो उभरता सामंती वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग जो निकल के आ रहा है, उससे संबंधित उन्होंने अध्ययन किया है कृषक सामाजिक संरचना में। इसके अलावा W.A. लुइस हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारंपरिक कृषि थी वो अब बदल गई, उसका रूप बदल रहा है, आधुनिक कृषि की तरफ जो बदलाव आया उसमें उन्होंने अध्ययन किया। अब है लैंड ओनर्स एंड अग्रेरियन रिलेशनशिप, जो भूमि स्वामित्व, जो भूमि के मालिक हैं उनका और उनके जो कृषि संबंध हैं उससे संबंधित अध्ययन। जमींदारी और रैयतवाड़ी जो प्रथा है, ये टैक्स वसूल करने की प्रथा है जो कि अंग्रेजों के टाइम की है, जिसमें भूमि स्वामित्व के प्रकारों की ग्रामीण समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित जो अध्ययन किया। कृषि संबंधों में मजदूरों और जमींदारों के बीच जो संघर्ष उत्पन्न हुए, जमींदारों और जो कृषक हैं उनके जो मजदूर, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो कृषक हैं, मजदूर हैं, और जो जिनके पास ज़मीन है, जो अपने खेतों पे काम करवाते हैं, जिनसे काम करवाया जाता है वो है कृषक, मजदूर, और जो काम करवाते हैं वो जमींदार। तो उनके बीच में संघर्ष क्यों हुआ, वो कारण क्या हैं, उनसे संबंधित जो प्रमुख कारण, उनका अध्ययन किन किन समाजशास्त्रियों ने किया है। जैसे R.K. मुखर्जी हैं, इनके बारे में आप पढ़ लें। R.K. मुखर्जी ने, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं R.K. मुखर्जी की जो ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण समाज, कृषक समाज के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, वो आप उनके पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा A.R. देसाई हैं, जैसे ये जो जमींदारी व्यवस्था है, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। रैयतवाड़ी में जमींदार जो होता है वो किसानों से टैक्स वसूलता है और अंग्रेजों को देता है, जमींदार यहाँ पे टैक्स वसूल करता है। महालवाड़ी में होता है कि यहाँ जमींदारों से टैक्स लिया जाता है, रैयतवाड़ी में, और महालवाड़ी में पूरे गांव से लिया जाता है। तो गांव से टैक्स लेने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, मुखिया की। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, टैक्स लेने का अंग्रेजों ने क्या किया कि जो टैक्स लिया जाएगा वो पूरे गांव से लिया जाएगा। तो ये जो टैक्स कौन लेगा, मुखिया लेगा, फिर मुखिया किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। यहाँ पे रैयतवाड़ी में क्या है, किसानों से जो टैक्स लेगा वो जमींदार लेगा। अब जमींदार जो है वो अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश सरकार है उसको टैक्स देगा। तो यहाँ पे रैयतवाड़ी में जमींदार लेते हैं और जो महालवाड़ी है वहाँ पे गांव का मुखिया लेता है, पूरे गांव पे टैक्स लगता है इसमें। तो ये टैक्स वसूलने का ये व्यवस्था थी। इससे संबंधित जिन्होंने अध्ययन किया, R.K. मुखर्जी कृषक समाज की, A.R. देसाई, इन्होंने भारतीय ग्रामीण संरचना, इंडियन रूरल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया है। किसान आंदोलन, पीजन मूवमेंट्स, इनका कंसेप्ट है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित, और जिन पे इन्होंने काम किया है, औपनिवेशिक समाज, कॉलोनियल सोसाइटी, भूमि स्वामित्व और वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है। जमींदार और भूमि सुधारों पर गहन उन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा डेनियल थॉर्नर है। तो जो कृषक समाज है, कृषक समाज में जो ओनरशिप, जब भूमि स्वामित्व और जो कृषक हैं उनके बीच में जो संघर्ष है, उनसे संबंधित अध्ययन R.K. मुखर्जी, A.R. देसाई, डेनियल थॉर्नर ने भी जो किसानों की अर्थव्यवस्था है, पीजेंट्स इकोनॉमी, उस पर काम किया। कृषि श्रम विभाजन, अग्रेरियन लेबर डिवीज़न, जो कृषक समाज है उसमें जो कार्य करने वाले हैं उसमें श्रम को विभाजन किया है। तो इन्होंने कृषि श्रम विभाजन, अग्रेरियन लेबर डिवीज़न का जो वर्क है किया है। फीडल स्ट्रक्चर, सामंती संरचना का। पीजन अग्रेरियन सिस्टम, कृषि अर्थव्यवस्था में जो श्रम विभाजन है वो किसका है, डेनियल थॉर्नर का। अब जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसका कैसे पतन हुआ, कृषिकरण, प्रवासन, जो लोग जो हैं वो कृषि को छोड़कर अब वो माइग्रेट हो रहे हैं। जो किसान हैं वो खेतीबाड़ी को छोड़ के माइग्रेट क्यों हुए,
इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। तो अग्रेरियन जो इकोनॉमी है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसका पतन का क्या कारण रहा? उसके पतन का कारण है जैसे हरित क्रांति आ गई, औद्योगिकरण आया। तो औद्योगिकरण और हरित क्रांति के कारण जो है वो जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि का आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक जो उसमें गिरावट हुई, उस कारण से वो किस कारण से हुई? हरित क्रांति और औद्योगिकरण के कारण। जिस कारण औद्योगिकरण के कारण लोग शहरों की ओर जाने लगे, कृषि को छोड़ के वो शहरों में काम करने के लिए जाने लगे, तो शहरों में प्रवास बढ़ा। लोग जब अपने गाँव को छोड़कर, किसान जो हैं अपने गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे, वहाँ पर वो औद्योगिक कारखानों में काम करने के लिए, तो इससे उनका जो प्रवास है वो शहरों में बढ़ा। इनसे संबंधित समाजशास्त्री जैसे M.N. श्रीनिवास, उन्होंने ग्रामीण और आधुनिक परिवर्तन जो कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट दिया है, वो इसी से संबंधित है, उसको आप पढ़ लें। ब्रेमेन जो कि जिन्होंने ग्रामीण श्रमिकों का अस्थायी और स्थायी प्रवसन, जो ग्रामीण श्रमिक हैं जो खेती बाड़ी छोड़कर औद्योगिकरण के कारण शहरों में जा रहे हैं, उनका अस्थायी और स्थायी प्रवासन। कुछ लोग वहाँ पे मतलब टेम्परेरी काम करने के लिए जा रहे हैं और कुछ वहीं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए, तो उस पे अध्ययन किया। इससे संबंधित उन्होंने बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट दिया है। टेम्परेरी माइग्रेशन, रूरल लेबर मार्केट, ग्रामीण श्रम विभाजन बाजार, इसका कंसेप्ट दिया है। साथ में है जितेंद्र M. मोहन मुखर्जी, इन्होंने औद्योगिकरण और शहरीकरण से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, उसके कारणों का उन्होंने अध्ययन किया है, उस अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। कृषि अशांति, किसान आंदोलन, अग्रेरियन अनरेस्ट एंड पीजेंट मूवमेंट, जो अशांति के कारण बने किसान आंदोलन हुए, वो क्यों हुए, किस कारण हुए? तो भूमि सुधार और उच्च करों और ऋणों के कारण जो है वो किसान आंदोलन हुए। भूमि का सुधार करने के लिए जो टैक्स लगाए, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जो व्यवस्था थी, उन ऋणों के कारण किसान आंदोलन हुए, जो उनका विकास हुआ। जैसे कि तेलंगाना नक्सलवाड़ी ऐसे आंदोलन है इसके उदाहरण। इससे संबंधित A.R. देसाई, इन्होंने भारतीय किसान संघर्ष और सामंती जो व्यवस्था है उसके खिलाफ आंदोलनों पर अध्ययन किया। तेलंगाना नक्सल जैसे आंदोलनों पे भी इन्होंने चर्चा की है। इसके अलावा गेल ओम्बेट ने महिलाओं और दलितों की जो कृषि आंदोलन है उसमें अपना योगदान दिया। महिलाओं और दलितों का कृषि आंदोलन, उसमें योगदान दिया है। दलित और किसान आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, गेल ओम्बेट ने इस पे कार्य किया है। समुदायों के बीच में जो बदलते संबंध है, उनके संबंध जो है वो बदल रहे हैं और हिंसा जो हो रही है। चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड वॉयलेंस, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण जातीय और सामुदायिक हिंसा बढ़ी। आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण जो कंपटीशन बढ़ गया, उस कारण जातीय और सामुदायिक हिंसा बढ़ने लगी, जिस कारण संसाधनों के लिए संघर्ष और सामुदायिक विभाजन बढ़ावा मिला। तो संसाधनों पे अपना हक जमाने के लिए ऐसे संघर्ष हुए, तो सामुदायिक जो विभाजन है वो भी बढ़ा। इससे संबंधित पॉल ब्रॉस, जिन्होंने सामुदायिक हिंसा और राजनीति हिंसा के पीछे, उन्होंने कहा कि जो सामुदायिक हिंसा है उसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारक हैं, उसका उन्होंने विश्लेषण किया। समुदायों के जो संबंध बदल रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? राजनीतिक और आर्थिक कारक हैं। कम्युनल जो वायलेंस है, सामुदायिक हिंसा, सांप्रदायिक कम्युनलिज्म, सांस्कृतिक राजनीतिक कल्चरल पॉलिटिक्स, ये इनके कंसेप्ट हैं। आशीष नंदी, इन्होंने सांप्रदायिकता और समुदायों के बीच जो सांस्कृतिक संघर्ष हैं उस पर ध्यान दिया। तो इन्होंने कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, परंपरा बनाम आधुनिकता, ट्रेडिशन एज वर्सेस मॉडर्निटी, इसका उन्होंने अध्ययन किया। ये इनके प्रमुख कंसेप्ट हैं। तो जिन्होंने पॉल ब्रॉस, जिन्होंने समुदायों के बीच में जो बदलते संबंध है हिंसा, उससे संबंधित आशीष नंदी और पॉल ब्रॉस, और गेल ओम्बेट और A.R. देसाई, इन्होंने जो किसान आंदोलन हुए उससे संबंधित मूवमेंट में अपना जो उससे संबंधित अध्ययन किया है।
इसके अलावा अब हमने पहले ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा, कृषक समाज में। अब हम पढ़ेंगे अर्बन सोसाइटी, शहरी समाज। शहरी समाज में जो टर्म्स हैं, शहरीकरण, शहरीकरण, शहरीता और शहरीवाद, अर्बनिज्म, अर्बनिटी एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रामीण से क्या शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के जब शहरों की तरफ जनसंख्या जाती है उसको शहरीकरण की एक प्रक्रिया है। इससे संबंधित समाजशास्त्री हैं जैसे डब्ल्यू वर्गिस ने थ्योरी दी है, कंसेप्ट दिया है, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसकी है? डब्ल्यू वर्गिस। शहरीकरण का उदाहरण है जैसे मुंबई में जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो उस मुंबई का जो औद्योगिक विकास है, यहाँ पे ग्रामीण प्रवासी वहाँ पे जाने लगे और झुग्गी बस्तियाँ बनाकर वहाँ पे रहने लगे। वो गांवों से, ग्रामीण से जो शहरों की तरफ जो लोगों का मुख जो जा रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, उसी को शहरीकरण की प्रक्रिया कहा है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। शहरीता क्या है? अर्बनिटी, शहरी क्षेत्रों की जो जीवन शैली है, जो उनके सांस्कृतिक मानदंड है, उसको शहरीकरण कहते हैं। लुईस विर्थ इससे शहरीता कहते हैं। लुईस विर्थ इससे संबंधित हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया है अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। इसमें क्या है कि उन लोगों का जो रहन सहन, जो उनकी जीवन शैली है, उसको उन्होंने समझाया लुईस विर्थ ने कि जो वो उस जीवन शैली को अपनाते हैं जो शहरी लोगों की है। तो जैसे कि दिल्ली में जो बढ़ता नाइट लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन पे जोर, तो ये सब क्या है? एक अर्बनिज्म की जीवन शैली है। शहरीवाद, अर्बनिज्म, जो कि व्यवहार और सामाजिक नेटवर्क होता है, जिसमें जैसे बेंगलुरु का जो आईटी हब है, वहाँ पे नेटवर्किंग और गतिशीलता प्रमुख है। तो ये एक सामाजिक व्यवहार है, एक समाज में ये एक व्यवहार है और एक नेटवर्क है, एक दूसरे से संबंध है। नगर, शहर और मेगा शहर, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में। नगर क्या है? जो कि छोटे शहर होते हैं, शहरों से छोटे होते हैं, जो गांवों से, जब गांव थोड़ा सा विकसित हो जाता है, गांव थोड़े से विकसित होते हैं, वो शहर की तरह रूपरेखा उसकी बनती है, तो वो एक नगर की श्रेणी में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जो कि धार्मिक महत्व रखता है, मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों से ही विकसित होते हैं। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें, आधिकारिक जो जनसंख्या सीमा है इसमें, तो वो 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या हो सकती है नगरों में। तो इसके उदाहरण हैं, छोटा जो नगर होता है अयोध्या जैसे यूपी का है, पिलानी राजस्थान का, मध्यकार की गंगटोक सिक्किम का। शहर की जो डेफिनेशन है इसमें, ये बड़े शहरी क्षेत्र, यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं। ऐसा शहर यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं। इसमें आधिकारिक रूप से जनसंख्या को अगर हम देखें, ये जो जनसंख्या है, आप इसको लर्न कर लें, इसको नोट डाउन कर लें कि जो नगर की जनसंख्या है वो आधिकारिक सीमा कितनी है उसकी, 5,000 से 1 लाख, और शहर की कितनी है? 1 लाख से अधिक होगी। जो जहाँ पे 1 लाख से अधिक होगी वो शहर की श्रेणी में आएगा, उसको शहर कहेंगे। अगर 10 लाख से अधिक होती है तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा। महानगर की जनसंख्या कितनी डिफाइन की गई है? 10 लाख से अधिक। इसमें लखनऊ जो कि यूपी का शहर है और भोपाल मध्य प्रदेश का। तो अगर हम महानगर की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं। मैक्स वेबर इससे संबंधित समाजशास्त्री हैं। इन्होंने द सिटी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इनका जी कंसेप्ट है। मेगा शहर की जो डेफिनेशन है वो 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला, जो 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा वो मेगा सिटी कहलाएगा। इसमें आर्थिक और फिल्म उद्योग का केंद्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग सेंटर होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे होते हैं, तो इनको मेगा सिटीज़ कहते हैं। ये 10 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। उद्योग, सेवा, व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस एंड बिजनेस। इंडस्ट्री, उद्योगीकरण के कारण शहरों का विकास हुआ। इससे संबंधित समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट, वो जो कि उद्योग की श्रेणी में आता है।
सेवा क्षेत्र क्या है? सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें जो काम करने वाले जो भी वहाँ पे सर्विस होती है। शिक्षा क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, उदाहरण जैसे बेंगलुरु का आईटी हब है, आईटी उद्योग सर्विस सेक्टर। व्यापार में बिजनेस, शहरीकरण के साथ व्यापार का भी विस्तार होता है। उदाहरण के लिए मुंबई का जो दलाल स्ट्रीट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस। पड़ोस, झुग्गी, जातीय इनक्लेव, नेबरहुड, स्लम्स एंड इनक्लेव, एथनिक इनक्लेव्स। नेबरहुड में जो सामाजिक जुड़ाव होता है, सुरक्षा होती है, जैसे RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये कि दिल्ली की कॉलोनियों में है। नेबरहुड, झुग्गी, जहाँ पे शहरी गरीबों की बस्तियाँ होती हैं। इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं माइक डेविस, इन्होंने प्लैनेट ऑफ स्लम्स, प्लैनेट ऑफ स्लम्स किसका कंसेप्ट है, किसके टर्म्स है? माइक डेविस की। धारावी मुंबई, स्लम्स का उदाहरण है। धारावी जो है वो मुंबई का है, धारावी मुंबई का क्षेत्र है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा ये झुग्गी क्षेत्र है, यहाँ पे स्लम्स है। जाति इनक्लेव एक ऐसा क्षेत्र होता है, यहाँ पे समान जाति के समूह निवास करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। एक जैसी जाति होती है उनकी, तो एक जगह पे पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, जैसे कोलकाता का चाइना टाउन। मध्य वर्ग और गेटेड समुदाय, मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटीज़। मिडिल क्लास में शहरीकरण के कारण जो उभरा सामाजिक वर्ग है, इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं पीटर सॉन्डर्स, इनका कंसेप्ट है कंज्यूमरिज्म एंड मिडिल क्लास। इसका उदाहरण गुड़गांव में, जैसे कोई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में जैसे जहाँ पे सुरक्षा होती है, गुड़गांव में मध्य वर्गीय अपार्टमेंट जो कि मिडिल क्लास का है। गेटेड समुदाय में थोड़ा सा विशिष्ट होता है, ये विशिष्ट वर्ग के लिए होते हैं जो थोड़े हाईली क्लास के होते हैं, सीमित क्षेत्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए बेंगलुरु का प्रेस्टीज लेक साइड हैबिटेट। शहरी आंदोलन और हिंसा, अर्बन मूवमेंट एंड वॉयलेंस। शहरी आंदोलन, अर्बन मूवमेंट्स, अधिकारों और संसाधनों के लिए जो संघर्ष किया जाता है। इससे संबंधित समाजशास्त्री हैं डेविड हार्वे, अर्बन सोशल मूवमेंट। डेविड हार्वे का कंसेप्ट है अर्बन सोशल मूवमेंट। उदाहरण जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि शहरी आंदोलन है। झुग्गी पुनर्वास आंदोलन, झुग्गी जो है उनका पुनर्वास के लिए जो आंदोलन मुंबई में। शहरी हिंसा, अर्बन वॉयलेंस, शहरी अपराध, जातीय संघर्ष और राजनीतिक हिंसा। उदाहरण है जैसे कि मुंबई के दंगे 1992-93, दिल्ली के दंगे 2020। तो ये अर्बन वॉयलेंस है। हमने कीवर्ड्स इनके रिवीजन किया है, कुछ कीवर्ड्स देखे हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखा है। तो अगर आप इनको थोड़े से समय में एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। इनसे संबंधित समाजशास्त्रियों के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्स डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दिया है। टेस्ट ऑनलाइन आप दे सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासें और PDF जो है वो ऐप में ही आप पढ़ सकते हैं। जो कोर्स 1000 रुपये का है वो अभी अगर आप इस समय खरीदते हैं उसमें 20% ऑफ है, जो कि आपको मात्र 800 में पड़ेगा। तो आप इससे अपनी सोशियोलॉजी की जो UGC नेट सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो भी आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।